हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईएमआरएस टीयर 2 एग्जामिनेशन। क्या यहाँ पे आज का पेपर था, व्हाट वाज द लेवल, क्या यहाँ पे हमें शिफ्ट देखने को मिला है, चेंजेस देखने को मिला है। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल जिन्होंने भी यहाँ पे पेपर्स सेंड किए मुझे, एंड आप लोगों का रिव्यू जो भी आपने दिया है उसके बेसिस पे यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ। और इस वीडियो से उन सभी एस्पिरेंट्स को मदद मिलेगी जिनका आगे केवीएस का एग्जाम है टीयर 2 में। तो एक आइडिया मिलेगा कि किस तरीके का यहाँ पे वर्तमान में पैटर्न पूछा जा रहा है टीजीटी पीजीटी के एग्जाम्स में। और आज का जो पेपर एनालिसिस है ये आपका टीजीटी का है, और इसके साथ साथ उन लोगों को भी यहाँ मदद मिलेगी जो अपकमिंग फेज 3 वैकेंसीज की तैयारी करने वाले हैं। तो पहले से ही रेडी रहिएगा, क्योंकि आज का पेपर देख के ये तो समझ में आ गया है कि तैयारी 10 दिन 20 दिन या 1 महीने पहले नहीं होती है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर आपको है, आपने लंबी दूरी तय की है इन पेपर्स में, या अगर आपने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किसी चीज को अच्छे से पढ़ा है, तो वही यहाँ पे काम आएगा। बिकॉज आज का जो पेपर रहा सारे विषयों का अगर मैं बात करूं तो आपका कॉन्सेप्चुअल रहा है। कोई भी फैक्चुअल बहुत रट्टाफिकेशन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो नहीं है। और जिसने, जैसे मैंने बोला, बहुत पहले से तैयारी की हुई है उनको जरूर आज के पेपर में हेल्प मिली होगी। और बाकी चीजों के बारे में बात करेंगे बेस्ड ऑन योर रिस्पॉन्सेज। आई विल बी टॉकिंग क्या यहाँ पे पेपर रहा, और जो सेफ स्कोर है वो क्या है, और कितना कट ऑफ का पूछते रहते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो स्पेशली उन लोगों को हेल्प करेगा जो आगे भी तैयारी करना चाहते हैं। तो अभी से पता रहना चाहिए आजकल जो एग्जाम आपके आ रहे हैं, जो पैटर्न आ रहे हैं वो कैसे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम ओवरऑल पेपर की बात करें तो सभी विषयों में आपका मॉडरेट टू टफ की कैटेगरी में हम इसको रखेंगे। इजी नहीं है, और निश्चित बात यह है कि अगर आप टीयर 2 दे रहे हैं, टीजीटी पीजीटी लेवल है, तो ऑफ कोर्स आसान पेपर तो नहीं आएगा। वो गया जमाना जब हमारा पेपर बहुत सरल हुआ करता था। अभी कंसेप्चुअल एनालिटिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो मॉडरेट है। मोस्टली स्टूडेंट का रिस्पॉन्स ये है कि जो क्वेश्चन पेपर था वो मॉडरेट था। अब किसी को हो सकता है इजी टू मॉडरेट भी लगे, किसी को मॉडरेट टू टफ लगे। तो एक अगर हम एवरेज मान करके चले तो पेपर वाज मॉडरेट, जो कि आता भी है। ठीक है, और अलग अलग विषयों में अलग अलग आपका लेवल आया है। जैसे इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें ग्रामर कंपैरेटिवली सिंपल पूछी गई है, और मैथ्स थोड़ा सा टफ यहाँ पे बोला गया है कि मैथ्स जो है थोड़ा सा टफ था। साइंस में एक जो पोर्शन है वहां से ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। टाइम टेकिंग थोड़ा सा आपका क्वेश्चन पेपर था। ठीक है, बाकी डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कितनी है। अब जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है उसको ऑफ कोर्स ये पेपर टफ ही लगेगा, चाहे कितना भी आसान हो। ठीक है, बाकी और आगे बात करेंगे। देखो यहाँ पे सबसे बड़ा एक हमें चेंज या शिफ्ट देखने को मिला है। बच्चों के लिए थोड़ा सा पेपर अनएक्सपेक्टेड रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि जिस हिसाब से 4 मार्क्स के लिए डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी बच्चे कर रहे थे, कि भाई 80 शब्द में लिखना है, 100 शब्दों में लिखना है, एक पैराग्राफ में लिखना है, कीवर्ड्स में लिखना है, इस तरीके का आपका पेपर नहीं आया है। आया 4 नंबर का ही है, लेकिन 4 मार्क्स में आपका 1 लाइनर टाइप का क्वेश्चन आया है। जैसे 4 मार्क्स जो है, एक क्वेश्चन को इन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, और हर प्रश्न का उत्तर आपको एक एक लाइन में देना है, और इस तरह से आपका 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन बन रहा है। तो यहाँ आपका जो पेपर का एक अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट देखने को मिला है वो ये है कि डिस्क्रिप्टिव तो था, लेकिन वो काफी स्टूडेंट्स को यही लग रहा था कि जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव है, या जिसको हम कहते हैं 1 लाइनर टाइप का, कि भाई आपको आंसर उसको 1 लाइनर में ही देना है। तो 4 नंबर का क्वेश्चन है और उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया, 1 मार्क, और उसके अकॉर्डिंग एक एक लाइन में ही उत्तर देना था, बहुत लंबा नहीं लिखना था। और रूल्ड शीट यहाँ पे दी गई थी स्टूडेंट्स को। अगर हम बात करें तो क्वेश्चन जो है वो फोकस कर रहे हैं कंप्लीटली कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। यानी कोई फायदा नहीं है यहाँ पे रोट मेमोराइजेशन का, आपको एक अंडरस्टैंडिंग बना करके चलनी है। और जिसने एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव में अच्छा करके गया होगा उसका डिस्क्रिप्टिव भी अच्छा यहाँ पे गया होगा। और टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग था फॉर मोस्टली, अगर हम मैथ्स की बात करें या साइंस के कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो थोड़े से लेंदी थे। अदरवाइज पेपर जो है वो मॉडरेट की कैटेगरी में हम इसको रखेंगे। ठीक है, और
ऑब्जेक्टिव आपका जैसे 40 मार्क्स का पूछा गया था, आपका डिस्क्रिप्टिव है 60 नंबर का। अभी थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर भी मैं डिस्कस करूंगी सारे एग्जाम का क्या रहा है, सो दैट यू विल गेट एन आइडिया आगे के लिए, अपकमिंग एग्जाम्स के लिए एक आइडिया मिलेगा आपको किस तरह से आगे चल के तैयारी करनी है। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे पेपर ऐसे रहे हैं, बहुत सारे विषय रहे हैं जहां सीधा एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके उठ करके आए हैं। तो एनसीईआरटी आपका आधार है, एनसीईआरटी इज मस्ट इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर दीज एग्जामिनेशंस। सो एनसीईआरटी जो है उसके संबंधित जो लाइन बाय लाइन आपका ऑब्जेक्टिव है वहां से आपके प्रश्न यहाँ पे बने थे। और थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड फॉर्मेट यहाँ पे देखने को मिला है, अनएक्सपेक्टेड एज इन कि जिस तरह से हम उम्मीद कर रहे थे कि आपका पैराग्राफ फॉर्म में आपको लिखना है या आपको 80 वर्ड्स में लिखना है, वो क्या था आपका सप्लाई टाइप के क्वेश्चन ज्यादा थे। सप्लाई यानी पूर्ति परीक्षण जो होते हैं आपके वन लाइनर टाइप के होते हैं कि भैया आपको केवल वो एक लाइन के अंदर ही उस प्रश्न का जवाब आपको दे देना है, ठीक है। तो इस तरह का आपका ओवरऑल पैटर्न रहा है। अब थोड़े से मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगी क्या पेपर था आपका। और अगर हम यहाँ पे देखो सेफ स्कोर और जो भी आप लोग पूछते हैं कि सेफ स्कोर क्या रहेगा या कट ऑफ पूछते हैं, देखो कट ऑफ हाईली डिपेंड करता है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पे, कौन सा विषय था, हर विषय का लेवल क्या था। कुछ विषयों की कट ऑफ यहाँ पे ज्यादा जाएगी क्योंकि आसान पेपर वहां रहा है, इजी टू मॉडरेट रहा है। कुछ पेपर ऐसे रहे हैं जो आपका मॉडरेट टू टफ की कैटेगरी में जाएगा, तो उनका कट ऑफ अलग जाएगा। अभी कंप्लीटली मुझे लगता है कि बिल्कुल यहाँ पे बेसलेस हो जाएगा कोई भी कट ऑफ डिसाइड करना कि भाई इतने से इतने कट ऑफ जाएगी। ये तब हमें पता लगेगा जब हम ओवरऑल एक एनालिसिस कर लेंगे हर एक प्रश्न का, कितने कैंडिडेट्स उसमें थे और क्या था। तो कुछ विषयों का आपका हाई कट ऑफ जा सकता है, कुछ विषयों का आपका लोअर ही जाएगा, ठीक है। डिपेंड करता है विषय पे, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पे, वैकेंसीज पे और पेपर के लेवल पे डिपेंड करता है बहुत हद तक, ठीक है। सो अभी कुछ कह पाना मुश्किल है, एक एग्जैक्ट कट ऑफ का अंदाजा लगाना, बट कट ऑफ आपका विषय वाइज अगर मैं देखूं तो आपका अलग अलग जाने वाला है। अब देखो ये आपका क्वेश्चन पेपर है फॉर इंग्लिश। इंग्लिश में आप देखेंगे ऑपोजिट पूछा गया था कॉशियस का, देन यहाँ पे लिटरेचर का क्वेश्चन है, एंड देन आपका जैसे जॉब एप्लीकेशन का क्वेश्चन था, तो जॉब एप्लीकेशन में यहाँ लिखा है कि किस तरह से हम जॉब एप्लीकेशन में स्टार्ट करते हैं कोई चीज। तो इस तरह से आप देखेंगे लिटरेचर से रिलेटेड यहाँ पे क्लॉजेस का क्वेश्चन पूछा गया है, क्लॉज एनालिसिस के काफी कुछ क्वेश्चन आया है, वॉइस के जो आपका टीयर 1 में था वैसा ही टीयर 2 में भी आया है, ठीक है। एंड इसके बाद आपके मिक्स क्वेश्चन हैं, जैसे क्लॉजेस का यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, देन यहाँ पे आपका लिटरेचर पोर्शन यहाँ पूछा गया है। तो ये आपका हो गया कंप्लीटली इंग्लिश का, ठीक है, जिसमें आपके ग्रामेटिकल कुछ पोर्शन है, सेंटेंस अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, एंड जो आपका जिस तरह से सिलेबस दिया था फ्रेजल वर्ब आपका पूछा गया है। यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड मीनिंग यानी थोड़ा सा वो कैप पोर्शन भी आपका यहाँ पूछा गया है, और लिटरेचर पोर्शन आपके यहाँ पे इंग्लिश के अंदर पूछे गए, ठीक है, फॉर टीजीटी। ये आपका डिस्क्रिप्टिव नेचर है। डिस्क्रिप्टिव में आपके पैसेज पूछे गए हैं दो, तो दो पैसेज आपके दिए गए थे, इसके आधार पे हमें उत्तर देना था। और अगर हम बात करें यहाँ तो जिस तरह से आप देख रहे हैं ABCD में आपको चार एक एक नंबर का ये प्रत्येक प्रश्न है 4 नंबर का, ठीक है। सो इस तरह से आपके जो क्वेश्चन है टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए आपका ABCD में पूछा गया था कि भाई टेंस बताओ, आई एम गोइंग टू लंदन टुमारो कौन सा टेंस है, फिर उसके बाद यहाँ पे कौन सा टेंस है ना। वॉइस चेंज करने का आपका पूछा गया है। तो डिस्क्रिप्टिव में इस तरह से ग्रामेटिकल पोर्शन इन्होंने पूछा हुआ था, ठीक। फिर यहाँ पे आप देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, वर्ब बतानी है, कौन सी वर्ब आएगी। तो है पूरा का पूरा ग्रामेटिकली, आपको ग्रामेटिकल अंडरस्टैंडिंग है, आपने रूल पढ़े हैं, अगर आपको जानकारी है, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पता है, आपको रूल्स पता है वर्ब कैसे कौन सी वर्ब आएगी, तो इजीली यू विल बी एबल टू डील दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। एक एक नंबर में आपका है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीटली ये जो पार्ट में डिस्कस कर रही हूँ दीज आर डिस्क्रिप्टिव पार्ट, ठीक है। तो ये आपका हो गया जैसे 12 नंबर का क्वेश्चन ABCD में 4 पार्ट में यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। ये आपका डिस्क्रिप्टिव में आपका लिटरेचर पोर्शन है, तो यू कैन रीड योर सब्जेक्ट, ओके, इस तरह से। एंड आई विल शेयर दिस PDF ऑन टेलीग्राम पे ऑलरेडी आप लोगों ने शेयर किया ही है, तो वहां से डाउनलोड कर सकते हो। अगर किसी को चाहिए पेपर तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन जो है SST का पूछा गया है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आप देखेंगे यहाँ पे
4 ऑप्शन दिए हैं, तो थोड़ा सा लेंदी था ये, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन इन्होंने डाले हैं। तो ये आपका एसएसटी का क्वेश्चन है, ठीक है। एसएसटी में आप देखेंगे यहाँ पे खनिज में सिलिका पाया जाता है, 4 ऑप्शन है, सही विकल्प चुनिए। तो जिस तरह से आपका टीयर 1 में आया था, जो असर्शन रीजन वाले हो गए या बेसिक क्वेश्चन हो गए, वही आपके यहाँ पूछे गए हैं। खादर और बांगर में क्या अंतर है, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी आपका सिलेबस था, नीतिगत निर्णय जीवन चक्र के सर्वश्रेष्ठ रूप में कौन सा वर्णन करता है, तो ये आपका एक क्वेश्चन बना था। फिर उसके बाद यहाँ पे कौन सा कथन सत्य है, यहाँ पे जो समताप मंडल है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका आया था। तो ये आपका कंप्लीटली एसएसटी पोर्शन है, ठीक है। एसएसटी में आपका ये डिस्क्रिप्टिव पोर्शन, ऑब्जेक्टिव पोर्शन है। तो ऑब्जेक्टिव के यहाँ पे कंप्लीट जो क्वेश्चन रहे हैं वो आपके 40 प्रश्न रहे हैं, और ये आपके असर्शन रीजन वाले हैं, और कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चन भी हैं, ठीक है। कुछ बेसिक है, कुछ असर्शन है, थोड़े से कॉन्सेप्चुअल है क्वेश्चन, आपके एनसीईआरटी बेस्ड है, और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ, अगर हम साइंस पोर्शन की बात करें तो ये आपका साइंस का है। साइंस में ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है, ये 60 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति आकार प्रकृति को ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन आपका पूछा गया, 4 नंबर का है। फिर उसके बाद ये आपका 2 नंबर ए और बी, 2 नंबर का आपका है, यानी इसको कैटेगराइज करके पूछा गया है, बहुत लंबा नहीं लिखना है, 1 लाइन का क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ठीक है। फिर उसके बाद ये आपका है ए बी सी डी करके, आप देखेंगे कि गणना करने के क्वेश्चन है कुछ कुछ आपके। तो इसमें कुछ पोर्शन ऐसे थे जहां पे थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट आपका ज्यादा साइंस के अंदर पूछा गया था। तो इस तरीके से ये आपका जो साइंस का क्वेश्चन है ये डिस्क्रिप्टिव है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि राइट वन डिफरेंस बिटवीन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन अमीबा एंड प्लाज्मोडियम। अमीबा और प्लाज्मोडियम में प्रजनन की प्रक्रिया में एक अंतर लिखिए, मतलब आपको 1 लाइन में ही आपको आंसर को समअप करना है। एंड फूलों में निषेचन के पश्चात अंडाशय और बीजांड का क्या होता है, बिल्कुल 1 लाइन में आपको फैक्चुअल तरीके से आंसर यहाँ पे करना था। एंड दीज क्वेश्चंस आर प्योरली बेस्ड ऑन योर एनसीईआरटी। तो जिसने अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ी है तो वो उसका पेपर यहाँ पे डेफिनेटली अच्छा गया होगा, ठीक है। तो ये ए और बी पार्ट में 2-2 नंबर में यहाँ जो क्वेश्चंस हैं उनको डिवाइड किया गया है। तो जिस तरह से हम एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि भाई एक क्वेश्चन आएगा लेंदी तरह का, उस तरह का नहीं आया है, और पार्ट्स में करके क्वेश्चंस को पूछा गया है। मतलब दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू कि यू शुड ओनली राइट 1 वर्ड और 2 वर्ड, बहुत काम की बात लिखनी है, बहुत इधर उधर आपको कुछ नहीं लिखना है। ये इस तरीके का आपका क्वेश्चन पेपर रहा है, ठीक है। सो ये आपका था रुधिर में उपस्थित 3 प्रकार की कोशिकाओं के नाम बताइए, केवल नेमिंग देनी है, नाम बता दिया, खत्म बात। उसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सल डोनर जो है कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, क्यों होता है, एक लाइन में उत्तर देना है, कौन है और क्यों है, यानी आपका मैक्स टू मैक्स यहाँ 2 लाइन में आंसर जाएगा। फिर क्या रुधिर एक उत्तक है, इसका आंसर आपको करना है, किस तरह का उत्तक होता है, खत्म बात। यानी टोटल अगर आप देखेंगे ना तो 60 वर्ड्स में, 70 वर्ड्स में, मैक्स टू मैक्स 80 वर्ड्स में आंसर आपका खत्म हो जाएगा 4 नंबर का, ठीक है। सो ये आपका साइंस का था, अगर हम डिस्क्रिप्टिव की बात करें, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट हिंदी। ये आपका हिंदी है जिसमें गद्यांश पूछा गया था आपका। गद्यांश में 4 प्रश्न, उसके बाद कौन सा कथन सही है, सही नहीं है, इस तरीके का आपका क्वेश्चन ये बना था, ठीक है। तो रामचंद्र शुक्ल का इतिहास में ब्रजभाषा गद्य के कितने लेखकों का वर्णन किया गया है, इस तरह से ये आपका हिंदी का पोर्शन था, ठीक है। तो आई विल नॉट रीड द होल पेपर, बस आई एम जस्ट डिस्कसिंग दी सो दैट यू विल गेट एन आइडिया, क्या अपकमिंग जिनका भी एग्जाम है केवीएस का उनको हेल्प मिले, ठीक है। सो जैसे यहाँ पे है एक शब्द या एक पंक्ति में उत्तर दीजिए, तो आपको केवल एक शब्द या एक पंक्ति में उत्तर देना है, लिटरेचर बेस्ड आपका क्वेश्चन है, ठीक है। सो ये आपके कुछ जो प्रश्न है ये आपके है, तो अधिकतम एक पंक्ति में उत्तर देना है। ABCD 4 पार्ट में डिवाइड किया और उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है, ठीक है। बाकी देखो डिटेल जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आपको समझ नहीं आएगा। इसी तरह देखो मैथ्स का देख लेते हैं एक बार। ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है, तो थोड़ा सा मॉडरेट पूछा गया था मैथ्स का, प्रूव करने के लिए पूछा गया था ये, ठीक है। तो जिसने भी यहाँ पे एनसीईआरटी बेस्ड इससे तैयारी की है मैथ्स की, उनका पेपर अच्छा गया होगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहा है मैथ्स का, तो इसकी कट ऑफ जो है वो कंपेरेटिवली लो ही जाएगी,
तो बहुलक ज्ञात करने का क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो इनका इसमें जो है 15 प्रश्न आपके मैथ्स में पूछे गए थे, कंप्लीटली आपका ये जो है कैलकुलेशन बेस्ड आपके प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। सो ये हो गई बात। बाकी कंप्यूटर साइंस का एक बार देख लेते हैं। कंप्यूटर साइंस में आप देखेंगे सरल क्वेश्चन पूछे गए हैं, मोस्टली क्वेश्चन इजी है, एक या दो को छोड़ के, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए 1 किलो बाइट है, तो निम्नलिखित कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी प्रकार और मेमोरी यूनिट्स के से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब एक सिचुएशन दी है, उसके बेसिस पे ए बी सी डी 4 में डिवाइड किया है क्वेश्चन को, एंड देन यू हैव टू आंसर इन 1 वर्ड। अब देखेंगे बहुत 1 वर्ड है कि इस मेमोरी यूनिट का पूर्ण नाम लिखना है। कौन सी मेमोरी यूनिट 1024 टेराबाइट के बराबर होती है। जो आप ऑब्जेक्टिव में करते हो वही चीज थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव में पूछा गया है, तो मोस्टली क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव तरह के ही लगे, 1 वर्ड टाइप के ही लगे हैं, ठीक है। ये आपका था कंप्यूटर पोर्शन, ठीक है। बाकी देखो जिनको भी ये पेपर चाहिए तो आई विल शेयर ऑन टेलीग्राम ग्रुप अगेन, एक ही साथ मर्ज कर करके मैं इसका जो पीडीएफ है सभी सब्जेक्ट्स का वो थोड़ी देर में सेंड कर दूंगी। तो आप लिंक से टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़िए, वहां से इसको आप चेकआउट करिए। एंड एज आई सेड, अगर इसको सार अगर मैं डिस्कस करूं कंप्लीटली आज के इस क्वेश्चन पेपर का, तो देखो क्वेश्चन पेपर आपका कंप्लीटली एनालिटिकल कॉन्सेप्चुअल यहाँ पे आपका रहा है। जितना डर रहे थे कि बहुत लंबा आ जाएगा पेपर, उस तरह का नहीं आया है। इवन 4 नंबर के क्वेश्चन में भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ABCD पार्ट्स में उस प्रश्न का आपको आंसर बताना था। NCERTs आधार रहने वाली है, अगर आप साइंस या SST कर रहे हैं तो NCERTs मस्ट है वहाँ पे, या अदर कोई और विषय है जहाँ पे भी NCERT की वेटेज है तो वहाँ आपको हेल्प करेगा NCERT रिलेटेड जो भी मटेरियल है। एंड आशा करती हूँ कि अपकमिंग जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो अभी से ही लग जाए, ठीक है। एंड KVS एग्जाम जिनका है तो इसी तरीके का पैटर्न KVS का भी रहने वाला है, तो इसी के अकॉर्डिंग अपना जो रिवीजन है उसको आप करिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इन केस ऑफ एनी अदर क्वेश्चंस इफ यू वांट टू शेयर समथिंग रिगार्डिंग योर एग्जाम, सो फील फ्री टू शेयर, एंड मिलते हैं अपकमिंग वीडियो के साथ।